दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स कोशिका, कोशिका के प्रमुख भाग, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर, पौधों से प्राप्त उत्पाद, आनुवांशिकता तथा जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा भाग। सबसे पहले हम कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों देखिए, कोशिका किसे कहते हैं यानी सेल या कोशिका, इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों कोशिका जो है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की परिभाषा ये है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। याद रखिएगा, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक द्वारा लिखित पुस्तक है माइक्रोग्राफिया और इसमें उन्होंने कोशिका शब्द का उल्लेख सबसे पहले किया है। और कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे, तो दोस्तों जीव वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान। देखिए, स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका सिद्धांत यानी सेल थियरी के प्रतिपादक हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कोशिकाओं के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। देखिए, कोशिका जो है दो प्रकार की हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों, इसमें केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका कलायुक्त कोशिकांग ये अनुपस्थित होते हैं। और आनुवांशिक पदार्थ जो है दोस्तों, इसमें उपस्थित होते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति होती है, जैसे जीवाणु और नील हरित शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है, तो दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, केंद्रिका होती है और कला युक्त कोशिकांग होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। इसमें पेड़ पौधे और जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं उनको यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत रखा जाता है। आइए अब जान लेते हैं कोशिका के प्रमुख भाग कौन से होते हैं। हम इसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। कोशिकाओं के भाग सबसे पहले देखेंगे हम कोशिका भित्ति के बारे में, यानी सेल वॉल जो होती है कोशिका भित्ति। दोस्तों कोशिका भित्ति जो होती है ये केवल पादप कोशिका यानी पादप पेड़ पौधों की कोशिकाओं में विद्यमान होती है। तो कोशिका की कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान होती है। कोशिका भित्ति ये जीव कोशिकाओं में या जो जीवों की कोशिकाएं होती हैं उनमें विद्यमान नहीं होती है। और कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है और कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है। दूसरा महत्वपूर्ण अवयव देखते हैं राइबोसोम को। देखिए दोस्तों, राइबोसोम कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। इसका नामकरण रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। और राइबोसोम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कोशिकांग होते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो याद रखिएगा, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कोशिकांग हैं और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का अगला महत्वपूर्ण भाग हम माइटोकांड्रिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों माइटोकांड्रिया या सूत्रकणिका, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में की थी, जबकि इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। और माइटोकांड्रिया में श्वसन संबंधी क्रियाएं होती हैं। माइटोकांड्रिया दोस्तों जीवाणुओं और नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होती हैं
और माइटोकांड्रिया के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसे कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर कहा जाता है और क्रेब्स चक्र इसी में उत्पन्न होता है। तो माइटोकांड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें श्वसन संबंधी क्रियाएं संचालित होती हैं। अगला महत्वपूर्ण कोशिकांग है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। देखिए, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका जो होती है राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं और लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल अंतःप्रद्रव्ययी जालिका होती है। कोशिका का अगला प्रमुख भाग जो है वो केंद्रक होता है। दोस्तों, केंद्रक देखिए, इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत केंद्रक होते हैं। लाइसोसोम क्या हैं? दोस्तों, लाइसोसोम कोशिका के प्रमुख भाग होते हैं। इनको आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुवे द्वारा 1958 में की गई और इसका निर्माण गाल्जिकाय में होता है। दोस्तों, स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में ये लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। तो कोशिका के आत्महत्या या आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और ये गाल्जिकाय में निर्माण इनका होता है। गाल्जिकाय या गाल्जी बॉडी क्या है? ये महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं और इनकी खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी द्वारा की गई थी और इन्हीं के नाम पे इसको गाल्जी बॉडी कहा जाता है। दोस्तों, गाल्जिकाय की क्रियात्मक इकाई सिस्टर्नी होती है और इसको गाल्जी उपकरण कोशिका अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण गाल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। अब आइए देखते हैं लवक के बारे में। दोस्तों, लवक महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं और ये केवल पादपों में उपस्थित होते हैं। हरित लवक आप जानते हैं, जो पत्तों का हरा रंग होता है हरित लवक के द्वारा। और लवक की खोज दोस्तों देखिए हैकेल द्वारा 1865 में की गई थी। तो लवक जो हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। अब आपने प्रमुख कोशिका और उनके अंगों के बारे में जान लिया, कोशिकांगों के बारे में। इस आधार पर आइए देखते हैं पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर कौन सा होता है। सबसे पहला हम कोशिका भित्ति के आधार पर देखेंगे। हमने पढ़ा भी है कि कोशिका भित्ति जो है ये महत्वपूर्ण कोशिकांग पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लवक जो है ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तारक काय जो हैं पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं। रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दृष्टिपात कर लेते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहाँ पर? तो क्लोरोप्लास्ट में। दोस्तों, सौर ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। जीनोटाइप क्या है? तो ये जीवों का आनुवांशिक संगठन होता है, जीनोटाइप। अगला प्रश्न है कि ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं बल्कि पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो सरीसृप उनको कहा जाता है। और प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? प्रोटीन एवं लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। आइए आगे देखते हैं प्लास्टिड्स जो हमने लवक पढ़े थे, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। लवकों के प्रमुख प्रकार के बारे में आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, लवक कई प्रकार के होते हैं। एक तो पहले ल्यूकोप्लास्ट जिनको अवर्णी लवक कहते हैं। दोस्तों, अवर्णी लवक ऐसे स्थलों पर प्राप्त होते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में अवर्णी लवक विद्यमान होते हैं। ये रंगहीन लवक हैं और संग्राहक ऊतक होते हैं। इनकी अवस्थिति यानी अवर्णी लवक दोस्तों जड़ और भूमिगत तनों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है।
वर्णी लवक जिनको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, ये रंगीन लवक होते हैं और ये पुष्प, फलभित्ति, बीज आदि में उपस्थित होते हैं। और इनके उदाहरण यानी वर्णी लवक के उदाहरण क्या क्या हैं? तो दोस्तों टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन वर्णक के कारण और चुकंदर का रंग बीटानिन के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण और पादपों की परावैंगनी किरणों से रक्षा जो है हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन नामक वर्णक करता है। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों की परावैंगनी किरणों या अल्ट्रावायलेट से रक्षा हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन नामक वर्णक के द्वारा किया जाता है। आइए देख लेते हैं हरित लवक के बारे में, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि हरित लवक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका रंग हरा होता है और क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल या हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इसकी अवस्थिति जो है पत्तियों में होती है। हरे पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है। आपके लिए एक प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। अब आगे आइए देखते हैं पौधों से प्राप्त विभिन्न उत्पादों के बारे में। अदरक, दोस्तों अदरक जो है प्रकंद होता है और ये प्रकंद पादप अंग से प्राप्त होता है। आलू जो है स्तंभकंद या रूपांतरित तना है। तो आलू आप समझ लीजिए, आज जान लीजिए कि आलू जो है ये तना होता है जो कि स्तंभकंद के रूप में रूपांतरित हो जाता है। लहसुन ये हमारा सल्ककंद होता है और सूरन या जिमीकंद जो है ये घनकंद का उदाहरण है। गन्ना तो आप जानते हैं रूपांतरित तना जो है वो गन्ना होता है। सलजम रूपांतरित जड़ है। याद रखिएगा, सलजम जो है दोस्तों ये तना नहीं बल्कि जड़ होती है और गाजर ये रूपांतरित जड़ है। तो सलजम, गाजर और शकरकंद, देखिए सलजम, गाजर और शकरकंद ये रूपांतरित जड़ों के उदाहरण हैं। लौंग, तो लौंग दोस्तों ये पुष्पकलिका होती है और केसर ये पुष्प वर्तिका होती है। हल्दी ये प्रकंद है। अदरक और हल्दी प्रकंद हैं। सलजम, गाजर और शकरकंद ये रूपांतरित जड़ों के उदाहरण हैं। कुछ प्रश्न परीक्षा दृष्टि के अंतर्गत, नाभिक यानी केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग कौन है? तो दोस्तों नाभिक में तो डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण क्या हैं? तो इसको फिनोटाइप कहा जाता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। और प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, जिसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है, इसका कोशिकी और आणविक नियंत्रण क्या है? तो ये एपोप्टोसिस होता है, जिसे प्रक्रमित कोशिका मृत्यु कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों आनुवांशिकता यानी जेनेटिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले जानते हैं आनुवांशिकता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवांशिक लक्षण यानी सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आने वाले लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उसको आनुवांशिकता कहते हैं। सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आने जाने वाले लक्षणों को जो है आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इन्होंने अपने आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग उद्यान मटर पर करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। आइए देख लेते हैं दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा जो आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किए गए, इससे उन्होंने कुछ नियम या सिद्धांत बनाए। उसमें सबसे पहला देखते हैं मेंडल के द्वारा जो प्रतिपादित नियम हैं वो कौन कौन से हैं। ये है, पहला नियम है प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और तीसरा है पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रेशन। इसका अन्य नाम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी होता है। दोस्तों
दोस्तों ये महत्वपूर्ण है जो मेंडल द्वारा नियम प्रतिपादित किए गए, 3 नियम उनके द्वारा आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए गए थे। यहाँ पर आइए देखते हैं आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई जो है ये क्या होती है। तो जीन जो है दोस्तों, जीन आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होते हैं और आनुवांशिक लक्षणों को धारण करने वाले क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अतिसूक्ष्म संरचनाएं जीन होती हैं। दोस्तों जीनोम के सभी गुणसूत्रों का, जीनोम का जो नामकरण करते हैं ये विल्हेम जॉनसन ने 1909 में जीन का नामकरण किया था। और जीनोम चित्रण क्या है? जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम सूत्रण कहलाता है। दोस्तों एक टर्म आता है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। तो म्यूटेशन किसे कहते हैं? अनुक्रम आधार में परिवर्तन, जीनों का अनुक्रम। दोस्तों जीनों के अनुक्रम में अनुक्रम आधार पर परिवर्तन जो है उसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या होते हैं। देखिए गुणसूत्र दोस्तों आनुवांशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम होते हैं और इनकी खोज 1842 में कार्ल विल्हलम और वोन नागिली द्वारा की गई थी। कार्ल विल्हलम और वोन नागिली के द्वारा क्रोमोसोम्स की खोज की गई थी। और क्रोमोसोम वाकई में देखा जाए तो ये न्यूक्लियक प्रोटीन होते हैं और इनके द्वारा जीन धारण किया जाता है। इसका नामकरण, क्रोमोसोम का नामकरण 1888 में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और दोस्तों प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित और स्थिर होती है। अब आइए जंपिंग जीन के बारे में जानते हैं। जंपिंग जीन किसे कहा जाता है? दोस्तों जंपिंग जीन की खोज सबसे पहले बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा की गई थी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहे और 1983 में उनकी इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। सबसे पहले इसका प्रयोग इन्होंने मक्का में किया था। जंपिंग जीन दोस्तों ऐसे आनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ होते हैं उनको जंपिंग जीन कहा जाता है। और एक होता है ट्रांसपोजोन। क्या है दोस्तों? ट्रांसपोजोन कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं, आपको समझना जरूरी है। आइए देखते हैं दोस्तों अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ये देखिए डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की संरचना है और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए से जब राइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है तो इसको अनुलेखन कहते हैं और इसका रिवर्स प्रक्रिया यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए ये अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन होता है, जबकि आरएनए से डीएनए जो है इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए के बारे में आइए महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और इसकी जो भित्ति होती है दोस्तों यहाँ पर देखिए फास्फेट से बनी होती है और इसकी और दोस्तों ये नाइट्रोजनी बेस पर आधारित होता है जिसमें एडिनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन होते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर द्वारा 1869 में की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण नाम जो डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है वाटसन और क्रिक। तो कुंडलीकार विन्यास, डीएनए के कुंडलीकार विन्यास की खोज डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, इसके अलावा MHF विल्किंस और फ्रैंकलिन द्वारा 1953 में की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो डीएनए होता है न्यूक्लिक अम्ल डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट तथा नाइट्रोजनी बेस से निर्मित होते हैं। और डीएनए का प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषण भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। आरएनए दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आप जानते हैं। आइए देखते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए के
प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए टीआरएनए, आरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए होता है। टीआरएनए क्या है? तो ये ट्रांसफर आरएनए होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल राइबोसोम पर ये लाने का काम करते हैं। इनको टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा है आरआरएनए, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं और राइबोसोमल आरएनए इनको कहा जाता है। एमआरएनए क्या है दोस्तों? इनको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है और ये केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त अमीनो अम्लों को चुनने के लिए संदेश देते हैं। यहाँ पर शार्ट में आपके लिए बताया गया है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का अर्थ होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और समझ लेते हैं। देखिए डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है वो टायरोसिन है। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए में। राइबोसोम क्या हैं? तो ये आरएनए होते हैं। साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है, मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत। दोस्तों डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर क्या है। डीएनए आप जानते हैं कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है इसका निर्माण होता है और आरएनए इसमें राइबोज शर्करा होती हैं। जबकि डीएनए का जो बेस होता है एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन से निर्मित होता है। आरएनए का जो बेस होता है वो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल से निर्मित होता है। और डीएनए मुख्यतः केंद्रक और कुछ मात्रा में माइटोकांड्रिया और हरित लवक में उपस्थित होते हैं, जबकि आरएनए जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होता है। अब आगे आइए देखते हैं जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स के संबंध में। जैव उर्वरक क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग है या क्या प्रयोग है। दोस्तों जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जो होते हैं दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। जो मुख्य दलहनी फसलें हैं चना, मटर, सेम, इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु इनकी जड़ों में पाए जाते हैं और मुख्य दलहनी फसल चना, मटर, सेम और अरहर हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दोस्तों कुछ जीवाणुओं की भी भूमिका होती है। देखिए सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो जीवाणु है उसका नाम है राइजोबियम जैपोनिकम। याद रखिएगा, सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायता करता है। तीन पतिया घास में राइजोबियम ट्राइफोली जीवाणु है। लुसर्न में राइजोबियम मेलिलोती और जलीय फर्न में एनाबीना एजोली होता है। गुन्नेरा मैक्रोफाइला में दोस्तों नॉस्टोक मस्कोरम जीवाणु जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो ये प्रमुख फसलें और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जो जीवाणु रहे हैं उनका नाम आपने जाना। अब आइए देखते हैं जैव उर्वरक के बारे में। जैव उर्वरक क्या होते हैं दोस्तों? जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से युक्त खाद होती है। ये पर्यावरण हितैषी होती है और इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता होती है और खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जैव उर्वरकों से मिल जाते हैं। जैव उर्वरकों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता को समाप्त कर देते हैं, लेकिन जैव उर्वरकों से मिट्टी की गुणवत्ता यानी उनका संपोषणीय विकास जो है नहीं रुकता है, मिट्टी की गुणवत्ता हमेशा बनी रहती है। जैव उर्वरकों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए एक तो होता है दोस्तों जैव उर्वरकों के प्रकार में कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर। कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर में सेलुलोलिटिक और लिंगोनिलिटिक होते हैं।
कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर। दूसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरलियम और एसिटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और एजोला ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख जो हैं जैव उर्वरक हैं। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले राइजोबैक्टीरिया और स्यूडोमोनास होते हैं और फास्फोरस घुलाने वालों में बैसिलस, स्यूडोमोनास और एस्परजिलस होते हैं। तो ये जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स के प्रमुख प्रकार रहे हैं। अब आइए देखते हैं नील हरित शैवाल के बारे में। दोस्तों नील हरित शैवाल जो है और इसका अन्य नाम साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवालों को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और ये प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं जो नील हरित शैवाल होते हैं। दोस्तों नील हरित शैवाल महत्वपूर्ण जैव उर्वरक हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं और एजोला का ये सहचारी होता है। इसके अलावा एजोला क्या है, नील हरित शैवाल और एजोला का जो मिश्रण होता है। एजोला दोस्तों एक जलीय फर्न है और ये दुधारू पशुओं को खिलाने पर दूध की मात्रा बढ़ जाती है। पत्तियों की पृष्ठ सतह पर साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली नामक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु एजोला में पाया जाता है और नील हरित शैवाल और एजोला को दोस्तों मिलाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाया जा सकता है और इससे उपज क्षमता यानी उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है विभिन्न फसलों की। तो ये था आज का वीडियो। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान जो जीएस दृष्टि समसामयिक घटना चक्र है, जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान, इसमें हमने जीव विज्ञान का तीसरा भाग देखा जिसमें कोशिका के प्रमुख भाग, पादप और जंतु कोशिका में अंतर, पौधों से प्राप्त उत्पाद और कौन से भाग हम उनका प्रयोग करते हैं अपने खाद्य पदार्थ के रूप में। इसके अलावा आनुवांशिकता, इसके जनक, जैव उर्वरक और इसकी प्रमुख विशेषताएं और प्रकार के बारे में आपने इस वीडियो में अध्ययन किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम एक जो है इसके द्वारा पुरस्कार योजना चला रहे हैं मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से, और जो भी वीडियो हैं उनके बीच में आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको उन प्रश्नों का जवाब देना है और हम ऐसे अभ्यर्थियों को, अपने साथियों को उनमें से चुनेंगे जिनकी लिस्ट हम आपके लिए प्रकाशित करेंगे और उन अभ्यर्थियों से उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस मांगेंगे। उनके लिए हम कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं। तो आप वीडियो देखते रहिए और जो प्रश्न वीडियो के दौरान पूछे जाते हैं उनका उत्तर, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम वहाँ से लकी जो कंटेस्टेंट हैं, हमारे लकी अभ्यर्थी हैं जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनको हम कुछ पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन उनको प्रदान करेंगे। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।